मूवी की शुरुआत में हमें सूडान का एक छोटा सा कस्बा दिखाया जाता है जहां पर कुछ हथियारबंद लोग आकर उस कस्बे के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। दरअसल इस कस्बे के सभी लोग इथोपियन जैविश रिफ्यूजीज हैं जो सूडान के रास्ते से इजराइल जा रहे हैं, लेकिन सूडान के लोग इथोपियन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर रहे हैं और आज एक और कस्बा उनके हाथ लग गया। तभी हमें बिमोरो नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो एरी नाम के एक एजेंट के लिए काम करता है, जो कि इथोपियन रिफ्यूजीज को सूडान के रास्ते से इजराइल पहुंचाने का काम करते हैं। तभी हम देखते हैं कि बिमोरो अपने कस्बे के सभी लोगों को अपने घरों से निकालकर एरी के पास ले गया, जो कि गाड़ी लेकर उनका इंतजार कर रहा था। तभी एक औरत एरी को बताती है कि मेरा बच्चा पीछे ही रह गया है, इसलिए एरी बिना कुछ सोचे समझे उस बच्चे को ढूंढने के लिए कस्बे की तरफ चला जाता है। तभी हमें वो बच्चा भी दिख जाता है जो सूडानी लोगों से बचने के लिए छुप रहा था, लेकिन तभी एक आदमी उस बच्चे को देख लेता है। लेकिन वो जैसे ही उस बच्चे को शूट करने वाला था, इतने में ऐन मौके पर वहां पर एरी पहुंच जाता है और बच्चे को बचाकर वापस अपनी गाड़ी के पास ले आता है। कुछ दूर जाने के बाद सभी लोग गाड़ी से उतर जाते हैं। फिर एरी अपनी गाड़ी को जला देता है ताकि अगर सूडानी लोग उनका पीछा कर रहे हों तो ये गाड़ी देखकर वो समझ जाएं कि उनसे पहले ही किसी ने आकर इन सब को मार दिया। फिर वो सभी लोग पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में वो देखते हैं कि बहुत सारे रिफ्यूजीज को जिंदा ही गाड़ियों में जला दिया गया, लेकिन तभी उनको वहां पर एक औरत मिलती है जिसको कुछ सूडानी लोगों ने गलत काम करके वहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया था। इसलिए बिमेरो उसको भी अपने साथ ले लेता है और वो सभी दोबारा से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उनके सामने एक नदी आ जाती है, इसलिए सभी लोग नदी से होते हुए धीरे धीरे दूसरी तरफ जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में वही औरत जिसके साथ सूडानी लोगों ने गलत काम किया था, वो पानी में डूबकर अपनी जान दे देती है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में इतना टूट गई थी कि अब वो एक और पल जिंदा नहीं रहना चाहती थी। फिर एरी बाकी के सभी लोगों को सही सलामत एक रिफ्यूजी कैंप में ले आता है। फिर जैसे ही एरी, सैमी और बिर्मो बिल्डिंग से बाहर आते हैं, उनको कुछ गार्ड्स पकड़ लेते हैं और तीनों को जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन अगले ही दिन CIA एजेंट वेल्टन उन तीनों को जेल से निकलवा लेता है। वेल्टन ARI को बताता है कि तुम्हें वापस से न्यूयॉर्क बुलाया जा रहा है, इसलिए एरी रिफ्यूजी लोगों को कैंप में ही छोड़कर न्यूयॉर्क चला जाता है। इसी दौरान सैमी भी एरी के साथ काम करने से साफ साफ इनकार कर देता है, क्योंकि इस कैंप में बहुत ही ज्यादा रिस्क है। इसलिए सैमी इजराइल वापस अपने परिवार के पास चला जाता है। फिर एरी भी अपने सीनियर ऑफिसर ईथन के पास पहुंच जाता है। फिर ईथन एरी से पूछता है कि तुम रिफ्यूजीज को कैंप में तो छोड़ आए, लेकिन आखिर तुम उनको इजराइल कैसे लेकर जाओगे? अब ईथन की बात सुनकर एरी थोड़ा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं इथोपियन रिफ्यूजीज को रिफ्यूजी कैंप से कैसे बाहर निकालूंगा। फिर एरी अपने घर वापस आ जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि एरी की वाइफ उसको छोड़कर चली गई है, क्योंकि ये अपनी वाइफ को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा था। फिर एरी बिना सोचे समझे दोबारा से अपने मिशन को अंजाम देने के लिए तैयारी शुरू कर देता है। सबसे पहले वो सूडान का मैप निकालता है और उसको बहुत ही गौर से देखता है। तभी उसको रिफ्यूजी कैंप के थोड़ी दूरी पर एक रिजॉर्ट मिलता है जो कि कई सालों से बंद पड़ा था। इसलिए अगली ही सुबह एरी दोबारा से ईथन के पास पहुंच जाता है और ईथन को भी अपने सारे प्लान के बारे में बता देता है। कहीं न कहीं ईथन को एरी का प्लान पसंद आ जाता है, इसलिए वो अपने ऑफिस में डिफेंस मिनिस्टर को बुलाता है और एरी उसको भी रिजॉर्ट के बारे में बताता है और समझा देता है कि कैसे मैं रिफ्यूजी लोगों को रिजॉर्ट में लाकर उन्हें समंदर के जरिए इजराइल पहुंचा दूंगा, लेकिन सबसे पहले हमें वो रिजॉर्ट कुछ वक्त के लिए लीज पर लेना होगा। डिफेंस मिनिस्टर भी एरी के प्लान को मंजूरी दे देता है। अब सारी चीजें सेट करने के बाद एरी अपनी टीम को इकट्ठा करने लगता है। सबसे पहले वो एक रेचल नाम की एयर होस्टेस के पास जाता है, जिसको वो पहले से ही जानता था। एरी को अच्छे से पता है कि रेचल उसके मिशन को काफी अच्छे से संभाल सकती है। रेचल भी एरी के साथ काम करने के लिए मान जाती है। फिर एरी जेक नाम के आदमी से मिलने के लिए जाता है, जो कि बीच के पास ही एक बार चलाता था। दरअसल एरी जिन लोगों को अपनी टीम में शामिल कर रहा था, वो सभी किसी न किसी चीज में माहिर है और जेक भी बहुत अच्छा डाइवर है। अब जेक भी बिना सवाल जवाब किए एरी के साथ काम करने के लिए मान जाता है। फिर एरी एक हिटमैन के पास जाता है जिसका नाम है मैक्स। मैक्स की फाइटिंग स्किल बहुत ही ज्यादा अच्छी है और वो भी बिना सोचे समझे एरी की टीम को ज्वाइन कर लेता है। फिर एरी दोबारा से सैमी के पास जाता है और उसको भी अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन सैमी अब सूडान नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो एरी को साफ इनकार कर देता है। फिर एरी सैमी
सैमी के साथ अपना रिजॉर्ट वाला आइडिया शेयर करता है, जिसको सुनकर सैमी भी उसके साथ सूडान जाने के लिए मान जाता है। अब सारी टीम ईथन के ऑफिस में इकट्ठा हो जाती है, जहां पर एरी सभी को कहता है कि ये मिशन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्राइवेट होगा, इसलिए अगर तुम्हें वहां पर कोई भी दिक्कत आई तो तुम्हें हमारी तरफ से कोई भी मदद नहीं मिलने वाली, इसलिए तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो अपने ही रिस्क पर कर रहे हो। फिर वो सभी लोग फ्लाइट लेकर सूडान पहुंच जाते हैं। फिर जब एयरपोर्ट पर पासपोर्ट चेक किए जाते हैं तो कुछ गार्ड्स को जेक के पासपोर्ट में कुछ गड़बड़ नजर आती है, इसलिए गार्ड्स जेक को कहीं और ले जाते हैं। दरअसल गार्ड्स जेक से पैसे लेना चाहते थे, इसलिए जेक भी उनको पैसे देकर बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ एरी और बाकी के लोगों के पासपोर्ट अप्रूव हो जाते हैं, जिसके बाद एरी और रेचल दोनों टूरिज्म मिनिस्टर के पास पहुंच जाते हैं। एरी टूरिज्म मिनिस्टर के साथ डील करके $2.5 लाख में वो रिजॉर्ट लीज पर ले लेता है और साथ में वो रिश्वत के तौर पर मिनिस्टर को $1 लाख और भी देता है, ताकि वो उसके काम में टांग ना अड़ाए। अब मिनिस्टर भी खुशी खुशी उन पैसों को ले लेता है। फिर एरी और सभी लोग अपने रिजॉर्ट पहुंच जाते हैं, जिसका नाम था द रेड सी डाइविंग रिजॉर्ट। अब वो सभी उस रिजॉर्ट को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जितना सोचा था ये रिजॉर्ट उससे कहीं ज्यादा छोटा है, लेकिन इनको अब इसी से काम चलाना पड़ेगा। फिर जैसे ही एरी रिजॉर्ट के अंदर जाने के लिए दरवाजा खोलता है तो वो दरवाजा इतना ज्यादा कमजोर था कि वो आसानी से टूट जाता है। फिर सभी लोग रिजॉर्ट के अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि काफी दिनों से बंद पड़े होने के कारण रिजॉर्ट में काफी ज्यादा धूल मिट्टी भर गई है। तभी रेचल रिजॉर्ट के किचन में 1 हफ्ता पुराना अखबार देखती है और दूसरी तरफ मैक्स को एक ताजा मछली मिलती है। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि इस रिजॉर्ट में कोई तो रहता है जो शायद अभी भी यहीं पर छुपा होगा। तभी उनको रिजॉर्ट में कुछ लोग मिलते हैं जो पहले रिजॉर्ट में काम किया करते थे और फिर काम बंद होने के बाद वो लोग इसी रिजॉर्ट के अंदर रहते हुए आ रहे हैं। तभी रात को एरी बिमरो के साथ कैंप के अंदर आ जाता है और देखता है कि बिमरो कैंप के अंदर और भी बहुत सारे लोगों को ले आया है। तभी एक औरत एरी और बिमरो पर बहुत ज्यादा भड़क जाती है, क्योंकि बिमरो उसे वादा करके लेकर आया था कि मैं तुम्हें किसी भी तरीके से इजराइल भेजूंगा, लेकिन इन लोगों को कैंप में आए 1 महीने से भी ज्यादा वक्त हो गया है और अभी तक ये सभी लोग इसी कैंप के अंदर सड़ रहे हैं। और तो और इन सब का खाना भी खत्म हो चुका है। अब इन सभी रिफ्यूजी की हालत देखकर एरी जल्दी से जल्दी उनको बाहर निकालने का इरादा बना लेता है। फिर अगले ही दिन एरी अपने साथियों को इकट्ठा करके कैसे रिफ्यूजीज को यहाँ से बाहर निकालेंगे प्लान बनाता है और सेम डे वो लोग रिजॉर्ट के अंदर 2 ट्रक भी ले आते हैं, जिनके जरिए वो रिफ्यूजीज को यहाँ से निकालकर रिजॉर्ट में लेकर जाएंगे। तभी नेक्स्ट डे वो देखते हैं कि उनके रिजॉर्ट के बाहर एक वैन आकर रुकी है, जिसके अंदर से कुछ टूरिस्ट निकल कर आते हैं। एरी को पता था कि उसके रिजॉर्ट की रिपेयरिंग का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो टूरिस्ट को वापस भेजने की बजाय रिजॉर्ट में ही रख लेता है, ताकि अगर कोई उनकी चेकिंग के लिए आए तो इस रिजॉर्ट में टूरिस्ट को देखकर कोई भी उन पर शक ना करे। ऐसे में ये सभी लोग अपना काम आराम से कर पाएंगे। फिर एक दिन बाद रात को एरी और उसके साथी दोनों ट्रक लेकर रिफ्यूजी कैंप के थोड़ा दूर आ जाते हैं। तब तक बिमरो भी वहां पर बहुत सारे रिफ्यूजी लोगों को ले आया था, जिनको वो सभी अपने ट्रक में चढ़ा देते हैं और फिर वापस तेजी से रिजॉर्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी एरी की नजर दूर नाके पर जाती है, जिसको देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उनको डर था कि कहीं वो सभी लोग अपने पहले ही मिशन में फेल ना हो जाएं। ये बात एरी ईथन को भी बता देता है, जो अपनी टीम के साथ उन पर नजर रख रहा था। अब ईथन भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी एरी एक बहुत ही बड़ा फैसला लेता है और दूसरा ट्रक चला रहे अपने साथी से कहता है कि नाके पर जाने के बाद अपना ट्रक धीरे मत करना, क्योंकि हम नाके को तोड़कर आगे बढ़ेंगे। फिर जैसे ही नाका नजदीक आता है, एरी और जेक फुल स्पीड के साथ नाके को तोड़कर वहां से सही सलामत निकल जाते हैं। और अच्छी बात यह थी कि नाके पर सिर्फ 2 ही लोग थे। फिर जैसे ही एरी सभी लोगों को रिजॉर्ट के अंदर लेकर आता है, ठीक उसी वक्त वहां पर काफी सारी बोट भी आ जाती है। फिर एरी और उसके साथी सभी रिफ्यूजी को उन बोट्स के अंदर चढ़ाकर वहां से भेज देते हैं। उन सभी रिफ्यूजी को सही सलामत भेजने के बाद एरी और बाकी के लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे 174 लोगों को जिंदा सूडान से बाहर निकाल दिया था और साथ ही उनको इस काम से और भी ज्यादा हिम्मत मिल जाती है। दूसरी तरफ सभी रिफ्यूजी छोटी बोट से बड़ी बोट में पहुंच जाते हैं, जहां पर उनका मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है।
और इनको खाने के लिए पेट भर खाना भी मिलता है। और पेट भर खाना मिलने के कारण सभी रिफ्यूजी बहुत ही ज्यादा खुश नजर आते हैं। फिर ये बात जब ईथन और उसकी टीम को पता चलती है तो वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम उन्हीं 2 सूडान सोल्जर्स को देखते हैं जो अपने बॉस कर्नल अहमद के पास जाकर ट्रक के बारे में सब कुछ बता देते हैं, जो कल रात उनके लगाए हुए नाके को तोड़कर आगे चला गया था। और साथ में वो आदमी कर्नल अहमद को बताता है कि जो ट्रक नाका तोड़कर गया था उसके अंदर एक गोरा आदमी भी बैठा हुआ था। अगले सीन में हम फिर से रिजॉर्ट का सीन देखते हैं जहां पर एरी और बाकी के लोग टूरिस्ट के साथ ऐसे ही पेश आ रहे थे जैसे वो सच में इस रिजॉर्ट को मैनेज कर रहे हों। तभी वहां पर कर्नल अहमद भी आ जाता है। फिर एरी और उसके दोस्त कर्नल अहमद को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। दरअसल कर्नल अहमद इस एरिया के सभी सोल्जर्स का हेड है, इसलिए वो एरी से पूछताछ करने लगता है। तभी उसकी नजर रिजॉर्ट के बाहर खड़े दोनों ट्रक पर जाती है, जिस वजह से उसे एरी और बाकी के लोगों पर शक हो जाता है। तभी कुछ देर बाद वहां पर वही गार्ड आता है जो कल रात नाके पर मौजूद था। वो कर्नल अहमद को बताता है कि मैंने ट्रक पर काफी सारी गोलियां भी चलाई थी। ये बात सुनकर कर्नल अहमद ट्रक की जांच पड़ताल करने लगता है, लेकिन उसको दोनों ट्रक के ऊपर एक भी गोली का निशान नहीं मिलता। ये देखकर कर्नल अपने लोगों को लेकर रिजॉर्ट से चला जाता है, ये सोचकर कि शायद वो कोई और ही ट्रक होंगे। फिर उनके जाने के बाद एरी सभी को कहता है कि हमें इन टूरिस्ट ने बचाया है, क्योंकि अगर ये टूरिस्ट यहाँ पर नहीं होते तो शायद आज हम रंगे हाथों पकड़े जाते। अब एरी और उसके साथी दिन में रिजॉर्ट संभालते हैं और रात में कैंप से लोगों को लाने का काम करते हैं और फिर उनको सही सलामत बोट तक पहुंचा दिया जाता है। ऐसे ही वो पूरे 2 साल तक अपना काम करते रहते हैं, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि 2 साल में वो 3000 से भी ज्यादा लोगों को सूडान से इजराइल पहुंचा देते हैं। तभी हम कर्नल अहमद को देखते हैं जो अपने कुछ लोगों के साथ कैंप पर जाता है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि इस कैंप में से बहुत सारे लोग गायब हो गए हैं। इसलिए वो बचे हुए सभी रिफ्यूजीज को अपने सामने इकट्ठा करता है और एक एक करके सभी को गोली मारकर मौत के घाट उतारने लगता है। फिर वो उन लोगों से पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ वाले लोगों को कौन गायब कर रहा है। तभी एक आदमी डर के मारे बिमरो का नाम ले लेता है। दूसरी तरफ CIA एजेंट वाल्टन को जल्दी से रिफ्यूजी कैंप में बुलाया जाता है। जब वाल्टन वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां के सभी रिफ्यूजीज को मार दिया गया है, जो कि किसी और का नहीं बल्कि कर्नल अहमद का काम है। फिर वाल्टन जल्दी से एरी के पास जाता है और बताता है कि कर्नल अहमद को पता चल गया है कि तुम लोग रिफ्यूजीज को सूडान से इजराइल भेज रहे हो और अब उनको बिमरो के बारे में भी पता चल गया है। फिर इतना कहने के बाद CIA एजेंट वाल्टन वहां से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद रिजॉर्ट में एरी और उसके बाकी के साथी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। फिर एरी प्लान बनाता है कि आज रात हम बाकी के बचे हुए रिफ्यूजीज को इकट्ठा करेंगे और यहाँ से ले जाएंगे। अब उसके साथी भी उसकी इस बात से सहमत हो जाते हैं। तभी रात को एरी दोनों ट्रक लेकर बिमरो के पास पहुंच जाता है। तभी बिमरो भी बाकी के बचे हुए लोगों को लेकर आ जाता है। फिर एरी बिमरो से कहता है कि तुम्हारे बारे में कर्नल अहमद को पता चल गया है, इसलिए तुम भी ट्रक में चढ़ जाओ। लेकिन बिमरो उनके साथ जाने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो मरते दम तक अपने लोगों को इजराइल भेजता रहेगा। इसलिए एरी के कहने के बावजूद बिमरो वहीं रुकने का फैसला कर लेता है। फिर एरी सभी रिफ्यूजीज को रिजॉर्ट लेकर आता है और जब वो उन्हें बोट पर चढ़ा रहा था तो उस वक्त वहां पर कर्नल अहमद के लोग आकर उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन तब तक एरी और उसके साथी मिलकर सभी रिफ्यूजी को बोट में बिठाकर वहां से रवाना कर देते हैं। अब इसी अफड़ा तफड़ी के बीच कर्नल अहमद के लोग एरी और सैमी को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे जेल में सैमी एरी पर बहुत ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि आज का मिशन कैंसिल कर देते हैं, लेकिन फिर भी तुम जिद करते रहे और उनको लेने के लिए चले गए। इतना कहने के बाद सैमी एरी को एक मुक्का जड़ देता है, क्योंकि उसको डर था कि अब सूडान की सरकार को सब कुछ पता चल जाएगा कि हम लोग रिफ्यूजीज को इजराइल भेजने का काम कर रहे हैं और जैसे ही ये बात सरकार तक गई वो हमें मौत के घाट उतार देंगे। दूसरी तरफ रेचल टूरिस्ट मिनिस्टर के पास जाती है, क्योंकि टूरिस्ट मिनिस्टर ने उनसे मोटी रकम ली थी, इसलिए मिनिस्टर जेल में जाकर एरी और सैमी को बाहर निकलवा लेता है। फिर रेचल एरी और सैमी को लेकर दोबारा से रिजॉर्ट आ जाती है, जहां पर ईथन पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। ईथन एरी को एक रूम में लेकर जाता है और कहता है कि मैं इस मिशन को बंद कर रहा हूं, क्योंकि कल तुम्हारी जान जा सकती थी और अगर नेवी वाले थोड़ा भी और लेट हो जाते तो उनके और सूडानी आर्मी के बीच गोलीबारी शुरू हो सकती थी, जिस वजह से सूडान और इजराइल
के बीच के रिश्ते भी खराब हो सकते थे। ईथन की बात मानकर एरी भी मिशन से पीछे हट जाता है और फिर एरी, मैक्स और सैमी तीनों बिमरो से मिलने के लिए चले जाते हैं। लेकिन वहां पर जाकर वो देखते हैं कि बिमरो के घर में कोई भी नहीं है और उसके पूरे घर का सामान भी उथल पुथल पड़ा है। उनको वहां पर खून भी बिखरा हुआ नजर आता है और ये देखकर एरी को बिमरो की चिंता होने लगती है। तभी एक आदमी एरी को बिमरो के पास लेकर जाता है, जो घायल अवस्था में एक जगह पर छुपा हुआ था। दरअसल बिमरो की ये हालत कर्नल अहमद ने ही की थी। फिर एरी बिमरो से कहता है कि ईथन ने हमारा मिशन बंद कर दिया है, इसलिए हमारी सारी टीम वापस जा रही है और तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन ईथन एरी के साथ जाने से इनकार कर देता है और कहता है कि एक बहुत ही बड़ा रिफ्यूजी ग्रुप आया है, मैं उनको इजराइल भेजने से पहले कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। ईथन की हिम्मत को देखकर एरी भी अपना इरादा बदल लेता है और फिर सैमी और मैक्स से अकेले में बात करता है। वो उनको कहता है कि हम एक और बार सभी रिफ्यूजी को इजराइल भेजने के लिए जाएंगे। एरी उनको फोर्स करता है कि हम एक बार फिर से सभी रिफ्यूजीज को इजराइल भेजने के लिए जाएंगे। अब ये बात सुनकर सैमी और मैक्स भी एरी का साथ देने के लिए मान जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं रिजॉर्ट के अंदर रेचल और जेक एक डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और उनके साथ कर्नल अहमद भी था। कर्नल अहमद देखता है कि काफी रात हो गई है और एरी, सैमी और मैक्स अभी तक रिजॉर्ट में वापस नहीं आए। फिर रेचल बहाना बनाते हुए कहती है कि एरी किसी काम से बाहर गया होगा, बस कुछ देर में आने ही वाला होगा। तभी थोड़ी ही देर बाद एरी रिजॉर्ट में आ जाता है और अचानक से कर्नल और उसके लोगों को रिजॉर्ट में देखकर काफी ज्यादा हैरान भी हो जाता है। फिर कर्नल अपने एक आदमी को एरी के ट्रक चेक करने के लिए कहता है। फिर थोड़ी देर बाद जब कर्नल का आदमी ट्रक चेक करके वापस आता है तो बताता है कि ट्रक में कुछ भी नहीं है। दरअसल मैक्स ने पहले ही सभी रिफ्यूजी को ट्रक से निकालकर एक कमरे में छुपा दिया था, लेकिन कर्नल अहमद को अभी भी एरी और उसके लोगों पर पूरा शक था, इसलिए वो एरी को दोबारा से डाइनिंग टेबल पर बिठा लेता है। तभी वहां पर एक औरत खाना सर्व करने के लिए आती है। फिर कर्नल उससे कुछ सवाल जवाब करने लगता है, लेकिन वो औरत कर्नल अहमद के किसी भी सवाल का जवाब सही से नहीं देती। दूसरी तरफ बाहर पहरा दे रहे एक गार्ड को किसी बच्चे के खांसने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो उस बच्चे की आवाज सुनकर एक कमरे के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर उसको सभी रिफ्यूजीज मिल जाते हैं। अब वो इस बारे में कर्नल अहमद को कुछ बता पाता, इससे पहले ही वहां पर रेचल आ जाती है और कर्नल के आदमी का गला घोटकर उसको मार देती है। फिर वो दोबारा से कर्नल अहमद के पास आ जाती है। तभी कर्नल अहमद उसी औरत के साथ गलत हरकतें करने लगता है। ये देखकर एरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और एरी कर्नल अहमद के गले पर चाकू रख देता है। अब कर्नल को इस रिजॉर्ट में कुछ भी अजीब नहीं दिखाई दिया, इसलिए वो अपने लोगों को लेकर वहां से चला जाता है। फिर उनके जाने के बाद एरी अपनी सारी टीम को इकट्ठा करता है और समझाता है कि अब कर्नल अहमद यहाँ पर अपने और भी ज्यादा लोगों को लेकर आएगा, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। फिर एरी CIA एजेंट वाल्टन के ऑफिस में जाता है और बताता है कि हम 400 से भी ज्यादा रिफ्यूजीज को इजराइल पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए हमें उनके लिए एक प्लेन की जरूरत पड़ेगी। फिर वाल्टन भी एरी के लिए एक प्लेन का अरेंजमेंट कर देता है, इसलिए एरी दोबारा से रिजॉर्ट में आ जाता है। तभी मैक्स एरी को बताता है कि हमारे साथ रिफ्यूजी बहुत ज्यादा हैं, इसलिए 2 ट्रक कम पड़ जाएंगे। लेकिन तभी एरी की नजर टूरिस्ट वैन पर जाती है और वो बाकी के बचे हुए रिफ्यूजीज को टूरिस्ट वैन में बिठाकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। फिर कुछ ही देर में वो सभी लोग एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी वॉच टावर से मैक्स देखता है कि उनकी तरफ कुछ गाड़ियां बहुत ही तेजी से आ रही हैं, जो कि हो न हो कर्नल अहमद की ही होगी और वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर आ रहा है। फिर ये देखकर रेचल एरी को कहती है कि हमें रिफ्यूजी को लेकर यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन तभी उनको किसी प्लेन की आवाज सुनाई देती है और देखते ही देखते रनवे पर एक प्लेन लैंड हो जाता है, जिसके अंदर से CIA एजेंट वाल्टन बाहर निकलता है। अब एरी वाल्टन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वाल्टन ने अपना वादा पूरा किया। फिर एरी और उसकी टीम लोगों को प्लेन में चढ़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी एरी के पास प्लेन का कैप्टन आता है और कहता है कि हम प्लेन में सिर्फ 228 लोगों को ही लेकर जा सकते हैं। ये बात सुनकर एरी थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो अपने साथ पूरे 400 लोगों को लेकर आए थे। अगर बाकी के बचे हुए लोग यहीं पर रुक गए तो वो सभी कर्नल के हाथों मारे जाएंगे। फिर मैक्स एरी को बताता है कि कर्नल की गाड़ियां हमसे सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी पर हैं, इसलिए एरी और उसके साथी मिलकर प्लेन के अंदर से भारी सामान नीचे उतारने लगते हैं। कुछ ही देर में वो लोग इतना सारा सामान नीचे फेंक देते हैं कि वहां पर बाकी के भी बचे हुए रिफ्यूजीज आ जाते हैं। फिर सभी रिफ्यूजी के प्लेन में आने के बाद प्लेन
रनवे पर चलना शुरू कर देता है, लेकिन इतने में उनके पीछे कर्नल की गाड़ियां भी पहुंच जाती है जो प्लेन को शूट करने लगती है। लेकिन जैसे ही प्लेन टेक ऑफ होने लगता है उसी वक्त उनके सामने एक पेड़ आ जाता है, जिसको देखकर सभी लोगों को ऐसे लगने लगता है कि वो सभी अब किसी भी हालत में बचने वाले तो नहीं है। लेकिन प्लेन पेड़ से टकराने के बाद भी अच्छे से उड़ान भर लेता है, जिसके बाद सभी की जान में जान आती है, क्योंकि अब वो सभी लोग बिल्कुल सुरक्षित थे। फिर कुछ घंटों के सफर के बाद प्लेन इजराइल एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। रिफ्यूजी इजराइल पहुंचकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जीने का एक और मौका मिल गया था। दूसरी तरफ बिमरो एरी से कहता है कि अभी भी हजारों लोग हैं जिनको हमारी हेल्प चाहिए। फिर एरी बिमरो को हौसला देते हुए कहता है कि हम जल्दी ही उनको बचाने के लिए भी वापस सूडान जरूर जाएंगे। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को हाइप जरूर करें, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।